आज 8 क्लास का SCRT, ध्यान रखेंगे 8 क्लास का SCERT, बिहार स्टेट, ठीक है, बिहार राज्य से संबंधित वो पुस्तक जो 8वीं क्लास में चलती है, और वो भी इतिहास का, ठीक है, किसका, हिस्ट्री का, ध्यान रखेंगे इतिहास की पुस्तक। वो उस पुस्तक में यानी 8वीं क्लास की पुस्तक में जो इतिहास की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है अतीत से वर्तमान भाग 3, ठीक है, 33 नहीं, भाग 3, क्लास क्या है, 8 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लास 8 भाग 3, और उस बुक का नाम है अतीत से वर्तमान तक, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ बोलूं, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछला वीडियो था 7th क्लास का, वो वीडियो में मैं अध्याय 8 पे जाएंगे और क्वेश्चन शायद 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। अध्याय 8 में जाएंगे तो आप 5वां नंबर क्वेश्चन में आनंद मठ के बारे में मैंने गलती बोल दिया था, उसका लेखक ध्यान रखेंगे, आनंद मठ का लेखक ध्यान रखिएगा, नाम है उनका बंकिम, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये नाम है, और वहाँ मैंने बोल दिया था हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस एक गलती था उसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जगह पर हमने बोल दिया था हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो आनंद मठ का लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का 8वीं क्लास का पुस्तक है, ठीक है, और पहला अध्याय है, अध्याय 1 में फिर वही बातें हैं, कहाँ, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों इसमें 13 अध्याय हैं, ठीक है, हम 13 तक जाएंगे और एक ही वीडियो में समाप्त भी करेंगे इसको। आप पूरा वीडियो देखिएगा। बिहार से संबंधित सारा कुछ, बिहार जो एक शिक्षक का एग्ज़ाम होने जा रही है, जिसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, 24 तारीख से एग्ज़ाम है। आप ये मॉडर्न इंडिया है, आप देख के जाएंगे पूरा वीडियो को, पूरा, या आपके पास टाइम है तो पूरे किताब को पढ़ के जाइए, नहीं तो कम से कम MCQ देख के जाइए आप, ताकि इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए देख के जाना है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। तो पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक क्या कमाना, मुनाफा कमाना, ठीक है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। सेकंड क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण, याद रखेंगे, जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण, जिसको इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है, यानी फिर से जगाना, जो सो चुका है फिर से जगाना। जैसे आप बस में चलते हैं तो आपके बगल वाला सीट पर सो रहा है, आप उठाएंगे, नहीं उठेगा, ठीक है, आप उनको ऐसा जगह में ले जाकर सेट कर दीजिए कि जहाँ सोए और जहाँ माथा नीचे हो तो ठोकर हो उनका माथा किसी लोहे पर, यानी सीट के लोहे पर, ठीक है, बस लगे चोट, उठ जाएगा, फिर सोएगा कभी नहीं, वो पूरा बस नींद भर सोएगा नहीं, आराम से वो आपके साथ में बात करते हुए जाएगा, इसी को कहा जाता है पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण याद रखेंगे, ये यूरोप में शुरू हुआ, उस समय लोग, यूरोप का आदमी सो रहा था, ठीक है, लेकिन उनको जगाया वहाँ के साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, कवियों ने उनको जगाया, और वो यूरोप जो पूरा वर्ल्ड में फिर आगे चल राज किया। तो ये बातें यहाँ भी कहा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, ध्यान रखेंगे, अभिलेखागारों में रखा जाता है, ठीक है, अभिलेखागारों में रखा जाता है। तो अभिलेखागार में रखा जाता है, क्या रखता है, सरकारी दस्तावेज जितने भी हैं सबको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, आपको DM ऑफिस के आप आसपास लिखा मिलेगा अभिलेखागार, ठीक है, अगर SDM के पास जाएंगे वहाँ भी लिखा मिलेगा अभिलेखागार,
बीडीओ के पास जाइएगा, वहाँ भी लिखा मिला अभिलेखागार। यानी कहने का मतलब है उनके पास जो सरकारी दस्तावेज है उनको वो सुरक्षित रखने के जो जगह है उनको हम अभिलेखागार कहते हैं। या उनको देखिएगा एक फाइल रहता है, फाइल को लाल कपड़ा में बांध कर रखा जाता है जिसे हम लाल फीताशाही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, याद रखेंगे पहले बंगाल था, बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। तो इसी प्रकार कहा जाता है समय के साथ देश और राज्य की सीमाएं भी अलग होती है। तो याद रखेंगे भौगोलिक सीमाएं। ठीक है, भौगोलिक सीमाएं में परिवर्तन होते रहते, जैसे कि एक भारत था, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो आज देख रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। इस तरह करके सब की बातें होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सही गलत को ठीक करना है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, वैज्ञानिक का यही अर्थ भी कहता है कि प्रश्न प्रस्तुत कीजिए, प्रयोग द्वारा से ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगला है बी नंबर में, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। ठीक है, बातें सही नहीं है। ठीक है, गलत है, धर्म आधार पर बांटना उचित नहीं था। ठीक है, ये गलत बातें हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, हाँ की। ठीक है, गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी इसका मतलब ये भी सेंटेंस गलत है। ठीक है, अगला है, ऐतिहासिक स्रोतों में एक आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या होता है कि एक समग्र जानकारी मिलती है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रहा, यानी ये भी गलत है। क्योंकि आप देखें आज़ादी से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश सब भारत के अंतर्गत में था, आज़ादी के बाद हमारी भौगोलिक सीमाएं चेंज हुई। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगी। ठीक है, अगला अध्याय 2 में है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ठीक है, भारत में राज्य की स्थापना, इसमें से रिक्त स्थान को भरना है, ध्यान रखना है, रिक्त स्थान को भरना है। इसमें 1 नंबर कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में खाली स्थान यानी डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी भूमिका थी? याद रखेंगे अरब सौदागरों का। ठीक है, अरब सौदागरों का। अगर आप यूरोप और भारत के बीच में स्थल मार्ग से आते हैं तो अरब सौदागर आपको रास्ते में मिलता। इसीलिए यूरोप वासियों ने एक जलमार्ग की खोज किया ताकि किसी को टेंशन ना हो, आराम से वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, टेंशन ना हो। नहीं तो ये एक डर रहता था कि अगर यूरोप के लोग भारत आए तो अरब कंट्री होकर आएंगे, और अरब कंट्री होकर आएंगे उनका माल होना हो, लूटता था कोई वहाँ, अरब के लोग लूट लेता था, या फिर उनको बार बार क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता। पहले ज़मीन पे लेके जाए, फिर से माल को उतारिए, फिर से जहाज़ में लोड कीजिए, फिर उतारिए, फिर किसी पे लोड कीजिए। तो इसलिए यूरोप वासियों ने एक नए जलमार्ग की खोज किया जिससे भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब सौदागरों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। ठीक है, फैक्ट्री में रखा जाता था, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन कि एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। ठीक है, कमज़ोर कर दिया। आपको पता है मराठा एक ऐसा शक्तिशाली ताकतवर साम्राज्य था जो हो ना हो इंडिया पर राज करता, भारत पर राज करता। लेकिन इनका एक युद्ध याद रखें, पानीपत की तीसरी युद्ध। ठीक है, पानीपत की तीसरी युद्ध जो 14 जनवरी कब हुआ? 1761 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में मराठा का पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद इतिहासकार ने कहा कि भारत में कौन राज्य करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब मराठा राज्य नहीं करने वाला है। ठीक है, अब मराठा राज्य नहीं करने वाला। इस युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ने विलय नीति का अनुसरण किया। ठीक है, तो ध्यान रखें किसने अनुसरण किया? अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको विलय नीति के तहत में
अपने राज्यों में मिला लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। वो कौन कौन राज्य है ध्यान रखिएगा, सतारा 1848 से मिला लिया, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में, ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, किसी से विलय संधि करके, किसी के साथ में कुप्रशासन का आरोप लगाकर, इन सब चीज़ों से इन लोगों ने क्या कर दिया, सबको अपना मिला लिया गया, ठीक है। चलिए आगे आपका है, फिर से है, सही गलत को बताइए। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे, नहीं, वहाँ से सोना चांदी लेकर आते थे और यहाँ पर अपना क्या मसाला लेकर जाते थे, ठीक है, मसाला लेकर जाते थे। तो याद रखेंगे कि ये आपका सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला, हाँ मिला, किसने दिया, तो याद रखेंगे महारानी एलिजाबेथ ने दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना आपको पता है 31 दिसंबर 1600 को हुआ था और महारानी ने कही कि 15 सालों के लिए आपको पूर्वी देशों के साथ में व्यापार कीजिए, आपको एक अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, ये आपके सही है, ठीक है। सी नंबर कहता है कि भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, ठीक है, बात सही है कि भारतीय राज्य में कोई एकता नहीं बची हुई थी। औरंगजेब के बाद सारे लोग छितिर बितिर हो चुके थे, कह सकते हैं आप, पूरी तरह से वो बढ़ चुका था, अनेक राज्यों में बढ़ चुका था। इस वजह से भारतीय राज्यों में एकता कमी होने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक करके सबको अपने अधीन करना शुरू किया, यानी ये भी आपका सही है, ठीक है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल राजस्व में काफ़ी नुकसान हो रहा था, ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। आप याद कीजिए कि कर मुक्त व्यापार में क्या होता, इसी वजह से मीर कासिम के साथ में पटरी नहीं जमा और कर मुक्त व्यापार दे दिया था। यानी उस समय एक बात चली थी कि एडम स्मिथ ने कहा था कि पूरे वर्ल्ड को एक बाज़ार समझ लीजिए, जिसको जहाँ व्यापार करना है व्यापार कीजिए, ठीक है। एक मतलब नियम दिया, एक सिद्धांत दिया था लेसेज फेयर का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि कर मुक्त यानी फ्री टैक्स की वजह से जो व्यापार हो रहा था उसमें बंगाल को राजस्व की भारी नुकसान हो रही थी, ये भी आपका सही है। इसके बाद कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी, ये भी बातें सही है, ठीक है, यही बातें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला अध्याय है आपके 3, अगला अध्याय 3 में चलते हैं और अध्याय का नाम है ग्रामीण जीवन और समाज, ठीक है, ग्रामीण जीवन और समाज। तो देखिए अध्याय का नाम लिखा हुआ है, इसमें पहला देखिए क्या कहता है, सही विकल्प को चुनिए, यानी यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है, यहाँ बिहार से पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में जो भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी वो है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया और भारत की कुल भूमि का 19% जगहों पर अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। इसमें से मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और इसके साथ ही साथ बनारस क्षेत्र और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र को अस्थाई बंदोबस्त के तहत में लाया गया और ये कुल भूमि का 19% क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन आपके पास रैयतवाड़ी व्यवस्था में, इस व्यवस्था को की स्थापना थॉमस मुनरो ने किया था और ये भारत की कुल भूमि का 51% भागों में, ठीक है, 51% भागों में अपनाया गया था। एक व्यवस्था और है महलबाड़ी व्यवस्था, ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लाया गया था और ये कुल भूमि का 30% जगह पर इनका व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 19%, इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% और महलबाड़ी व्यवस्था 30% की व्यवस्था किया गया, ठीक है, यानी इस प्रकार करके आपका 100% हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था, तो याद रखेंगे राजा होता था, ठीक है, राजा होता था। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया, ध्यान रखेंगे
जमीन का मालिक किसको दिया गया, किसान को ही दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे किसान और डायरेक्ट अंग्रेज के साथ में संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था की प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो एकमात्र उद्देश्य उनके पास था अपनी आय को बढ़ाना। ठीक है, अपनी आय को बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। अगला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जोड़े बनाइए। देखिए, महलबाड़ी व्यवस्था मैंने अभी बताया, कितने % जमीन पर, 30% जमीन पर। पंजाब से मिला दीजिए इसको। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नगदी फसल, वो आपका बिहार में चलता था। ठीक है, क्योंकि नगदी फसल में कौन कौन आता है, जूट है, कपास है, अफीम की खेती है, नील की खेती है, सब नगदी फसल है। ठीक है, इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त मैंने बताया आपको, अस्थायी भूमि व्यवस्था 1793 ईस्वी में, किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त हमारे कुल भूमि का 19% जगहों पर किया गया था। और लास्ट में एक बचता है रेतवाड़ी व्यवस्था कुल भूमि का 51% जमीन पे किया गया था। ठीक है, अगला आपका अध्याय है अध्याय 4, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। ठीक है, इसमें देखिए सही विकल्प को चुनिए। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए इस पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर होगा आपका आदिवासी। ठीक है, आदिवासी कहते हैं, जनजातीय लोगों को आम बोलचाल की भाषा में उसे हम आदिवासी कहते हैं। ठीक है, आदिवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीकू किसे कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो गैर आदिवासी है, आदिवासी के यहाँ पर कोई गैर आदिवासी जाकर बस गए थे, उसे दीकू कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। ध्यान रखेंगे, वो है नागपुर क्षेत्र निवासी थे। ठीक है, याद रखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ था। कहाँ हुआ था, अलीहातू गांव, तमाड़, नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसने बिरसा मुंडा आंदोलन चलाया, कब चलाया था, याद करिएगा, 1895 से 1900 तक मान के चलिए। ठीक है, चलाया था। इसमें खुद को अपने आप को भगवान साबित किया और कहा कि हमें किसी तरह कोई गलती, हमसे कुछ भी नहीं, हमें अगर अंग्रेज गोली मारेगा फिर भी हम कुछ नहीं होगा, आप मुझे साथ दीजिए। जो बाहरी लोग यहाँ पे आकर बसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। लेकिन हुआ यूँ कि इसे 1900 ईस्वी में जेल ले गया, रांची जेल ले गया, और वहाँ पर 2 जून 1900 को इसकी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस रांची जेल में हैजा फैल जाता है। हैजा फैलने की वजह से उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिडानलियू ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। गिडानलियू के से पहले ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति को याद कीजिए, जादोनांग को, जो कि एक नागा महिला है, जिसने 29 अगस्त 1919 को, ठीक है ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1919 को इसने एक नागा आंदोलन चलाया। ठीक है, जिसमें से इसे पकड़कर इसे फांसी दे देता है। ठीक है, तब यहाँ पर से जादोनांग के जगह पर एक 13 वर्षीय एक महिला आती है जिसका नाम है गिडानलियू, और ये आने के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसे 1932 में जेल में डाल देता है। ठीक है, 1932 में जेल में डालने के बाद जब देश आज़ाद हो जाता है तो 1947 में इसे बाहर निकालते हैं और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे रानी की उपाधि दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि किससे जोड़ने में सफल रहा, तो ध्यान रखिएगा, जो सफल जहाँ पर रहा, देखिए 1930-32 की बात है, तो जहाँ पर सफल की बात होगी ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, गांधी जी का दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू हुआ था, इस समय इसको जोड़ने में सफल रहा। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे 1920 की बात कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की, और खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन याद रखेंगे 1918 का। ठीक है, तो इस प्रकार करके याद रखेंगे कि गिडानलियू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने आप को जोड़ने में सफल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य से विभाजन
विभाजन के परिणाम स्वरूप बना, ध्यान रखेंगे ये आपका बिहार से बना। कब बना था, याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, ठीक है। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। इसके बाद बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ था। कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1936 में अलग हुआ था, ठीक है। तो और बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ये कब हुई थी, 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन इसका परिणाम हुआ 1912 में, यानी 12 में इसके बिहार राज्य बना, अलग बंगाल से अलग हो गए, ठीक है। इस प्रकार याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए है। तो अभी मैंने बोला जादोनांग, ठीक है। जादोनांग किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे जेलियांगरोंग आंदोलन से, ठीक है। इसके बाद आगे है आपके पास बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बिरसा मुंडा को हम मिलाते हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को मिला दीजिए सिंगबोंगा से, जादोनांग को मिला दीजिए जेलियांग से, ठीक है। इसके बाद कंद जाति है, ठीक है। ये कंद जाति कहाँ से हैं, तो ये उड़ीसा से हैं, ठीक है। टिकेंद्रजीत सिंह याद रखेंगे, ये मणिपुर से संबंध रखते थे। और जतरा भगत यानी ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन यानी उसका जो नेतृत्वकर्ता का नाम है जतरा भगत आंदोलन। ये भी आंदोलन छोटा नागपुर यानी झारखंड से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला अध्याय ही है, अध्याय 5 है शिल्प एवं उद्योग, ठीक है। शिल्प एवं उद्योग। तो चलिए अगला देखते क्या है, सही विकल्प को चुनिए। यानी 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग में जो प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। 1 नंबर पे वस्त्र उद्योग था, ध्यान रखेंगे। 2 नंबर पे जूट था और 3 नंबर पे कोयला उद्योग था, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में प्रथम जगह पर है आपका वस्त्र उद्योग, सेकंड है जूट उद्योग और थर्ड है कोयला उद्योग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो फिक्की का स्थापना ध्यान रखिएगा 1927 में हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। आपको अभी भी जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल है और उस समय भी बंगाल ही था। ये बात अलग है, जब हमारा देश बट गया यानी पाकिस्तान भारत में बट गया तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास कलकत्ता में जूट का मशीनें लगी हुई थी और जूट सर्वाधिक उद्योग बांग्लादेश में होता था, यानी आज के बांग्लादेश में होता था। इस वजह से हमारा मशीनें बंद पड़ गई क्योंकि खेत चला गया पूरी पाकिस्तान में। और अभी भी आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के जूट उद्योग को देखिएगा तो अभी भी जो मुख्य जूट उद्योग हैं जो सबसे 1 नंबर पे हैं वो बांग्लादेशी है, सेकंड पे हम लोग आते हैं, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए, ठीक है। उद्देश्य क्या था उनका, ध्यान रखेंगे अपने आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है। अपने आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने ये व्यवस्था किया था, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। इसका प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा जूट फिर से मिलान करना है। तो देखिए जूट को कहाँ से मिलान करना है, बंगाल से मिलान कर दीजिए, ठीक है। ऊनी वस्त्र को कहाँ से मिलान करना है, कश्मीर से मिलान कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद जामदानी बुनाई को आप लखनऊ से मिलान कर दीजिए, ठीक है। लोहा उद्योग को जमशेदपुर से मिलान कर दीजिए, ठीक है। और नील बगान को चंपारण से मिलान कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार देखिए जूट उद्योग बंगाल, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर, जामदानी बुनाई लखनऊ, लोहा उद्योग जमशेदपुर और नील बगान उद्योग चंपारण। आपको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय 6 है। इसमें अध्याय का नाम ही है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह की यहाँ पर बात होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इसका पहला क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह कहाँ से आरंभ हुई।
तो यहाँ जो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका आंसर होगा मेरठ से। ठीक है, याद रखेंगे मेरठ में 10 मई को एक विप्लव हुआ, आंदोलन हुआ और वहाँ पर सारे सैनिकों ने क्या किया, अपने से उच्च अधिकारी को जितने भी अंग्रेज थे ध्यान में सबको मार दिया गया। और 11 मई को ये लोग दिल्ली गए और वहाँ पर बैठे हुए थे एक बूढ़े शासक जिसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं, और वहीं से विद्रोह की स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस छावनी की युवा सिपाही थे, ध्यान रखेंगे बैरकपुर के। याद रखेंगे 34 NI रेजिमेंट से संबंध रखते थे मंगल पांडे। इसने जब जाना कि चर्बी वाला कारतूस को दांत से खींचना पड़ रहा है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो अपने उच्च अधिकारी को गोली मार दिया। गोली कब मारा था, ध्यान रखेंगे 29 मार्च 1857 को गोली मार दिया गया। और 29 मार्च को गोली मारने के बाद इसे पकड़ लिया गया और इसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, ये गाजीपुर बलिया के रहने वाले थे और मंगल पांडे ने पहला ऐसा सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और इसको फांसी तक जाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ध्यान रखेंगे झांसी विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ये विद्रोह लखनऊ में हुई थी। बेगम हजरत महल का नेतृत्व किए थे लखनऊ से, नाना साहब किए थे कानपुर से, ध्यान रखेंगे कानपुर से, और कुंवर सिंह किए थे आरा जगदीशपुर से। ठीक है, याद रखें लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से और कुंवर सिंह आरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो याद रखेंगे जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया, ध्यान रखेंगे विलायत अली। बहावी आंदोलन पहले तो मेरे यहाँ का नहीं है, ये अरबों से आए। उसमें भी एक बात यहाँ पर ये था कि मुस्लिम में जो कुछ कुरीतियाँ घुस गई थी उसको शुद्ध करने की बात करते हैं। इसके बाद ये इसका जगह बना बरेली। ठीक है, बरेली से के बाद हमारे पास मुख्य केंद्र बन गया ये बिहार पटना। ठीक है, और पटना नेतृत्व कर रहे थे विलायत अली। ठीक है, इसको मिलान कीजिए जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर से मिलान कर दीजिए कुंवर सिंह को, कानपुर नाना साहब से मिलान कीजिए, दिल्ली बहादुर शाह जफर से मिलान कीजिए, और लखनऊ आपको अभी मैंने बताया बेगम हजरत महल, और मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गौड़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला अध्याय 7 में ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ठीक है, इसका देखिए सही विकल्प को चुनिए। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे, क्योंकि उसे अपने भारत प्रेम का कारण था। ठीक है, वो चाह रहे थे कि वो भारतीय प्रेम को दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपने भारत प्रेम के कारण उसने भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन को जरूरी मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको माना गया, तो आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को माना गया। आप याद कीजिए 1835 का लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, उसमें कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा दीजिए ताकि यहाँ के लोग पढ़ के अपने आप को अंग्रेज से कम नहीं समझेगा। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले की बातें याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना किए थे विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने किए थे। ठीक है, और कब किए थे ये भी ध्यान रखिएगा, तो 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। ठीक है, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे, तो इसलिए मानते थे कि भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। ठीक है, इसीलिए ऐसा मानते थे गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोड़ा बनाइए विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ध्यान रखेंगे प्राचीन संस्कृति का सम्मान किया, चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे कोई दर्शन हो। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ध्यान रखेंगे प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, इनका मानना था कि शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में होना चाहिए।
इसीलिए इसने शांति निकेतन की स्थापना किया। वहाँ पर बहुत बड़े ज़मीन पर इसने खुले मैदान पर शिक्षा देने की बात किया। इसने कहा कि शिक्षा कभी भी चार दीवारी के अंदर में नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे खुले में शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक परिवेश की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, थॉमस मैकाले, अभी मैंने बताया कि इस थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ये कब की बात है? 1835 की बात है। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और पाठशालाएं में जो गुरुजी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको मिलान कर दीजिएगा। विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध और पाठशालाएं गुरुजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अध्याय 8 जाति व्यवस्था की चुनौती। ठीक है, आगे देखिए विकल्प दिया हुआ है। फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? फूले का मतलब याद रखेंगे ज्योतिराव फूले। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले याद रखेंगे। इसने कहता है किस संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो जिस संस्था स्थापना की वो है सत्यशोधक समाज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1873 में। ठीक है, 73 में ज्योतिराव फूले ने स्थापना किए थे और जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। इसकी पुस्तक है गुलामगिरी, ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक है गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना याद रखेंगे 1875 में। ठीक है, किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, ध्यान रखें 75 में 57 में 57 नहीं 1875 में, बार बार वही हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आपको याद रखेंगे 1875 में इसकी स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आगे एक प्रार्थना समाज है जिसकी स्थापना 1867 में हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। कहा जाता है केशव चंद्र सेन की परामर्श पर आत्माराम पांडुरंग ने इस संस्था की स्थापना किए थे और इस संस्था से जुड़े महादेव गोविंद रानाडे, जिसे हम पश्चिमी भारत का अग्रदूत सुकरात भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ध्यान रखेंगे नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेरियार द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? ध्यान रखेंगे पेरियार द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? ठीक है, तो हरिजन सेवा संघ 1932 में स्थापना किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। ठीक है, अगला अध्याय 9 है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। ठीक है, सही विकल्प को चुने। स्त्रियों की समानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार जो प्रश्न चिन्ह लगाए थे वो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों द्वारा लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित था? ठीक है, तो शिक्षा जो जहाँ तक सीमित था ध्यान रखेंगे उच्च वर्ग तक ही सीमित था। महिलाओं के उच्च वर्ग ही शिक्षा प्राप्त करती थी, बाकी शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी। आज भी देखेंगे आप कितने महिलाएं जो नीचे वर्ग की महिलाएं उन्हें शिक्षा प्राप्त मिलता है। ठीक है, अभी भी कहते हैं क्या करोगे पढ़ लिख कर, चलो शादी ब्याह कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? ध्यान रखेंगे सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 को हुआ और इसको अंत करने में राजा राम मोहन राय के साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विधवा पुनर्विवाह के प्रति जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया उनका नाम है, ये पूरे एक लाइन में पता नहीं से क्यों हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा लगता है यहाँ पर कुछ दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, इनको हम थोड़ा सा आप जान लीजिए आप इनके बारे में। ठीक है,
कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति अपना जीवन किसने समर्पित किया, तो जिसने समर्पित किया उसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आप याद रखेंगे 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के द्वारा लाया गया था। एक क्वेश्चन और वहाँ पर है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ध्यान रखेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा इसको रह गया इस तरह का करके, बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये 1929 में पारित हुआ। ठीक है, अगला आपका अध्याय है अध्याय 10, जिसमें अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव करके है। ठीक है, तो देखिए इसका सही या गलत बताइए। पहला कहता है भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। ठीक है, बात सही है, याद रखेंगे ये सही बातें। ठीक है, मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति केंद्र नहीं था, हाँ था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, 19वीं सदी में, ठीक है, यहाँ पर साड़ी लिखा गया है, सदी होगा। ठीक है, 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ, बात सही है। ठीक है, अभी भी आप जाएंगे वहाँ पर बंगाली लोग तो चला गया यहाँ छोड़ छाड़ कर, लेकिन अभी भी मारवाड़ी लोग वहाँ पर पूरा बसे हुए। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला आपका है कि भारत में आधुनिक शहर का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। ठीक है, ये भी बातें सही है। ठीक है, और लास्ट में है आपका पाँचवा नंबर होना चाहिए, प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे, ये भी बातें सही है। ठीक है, 5 नंबर इसने कहा कि ई होना चाहिए कि डबल सी लिखा गया है, एक डी होगा इसके बाद ई होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका ध्यान रखेंगे, इस तरह करके आपका सही गलत करना है। इसके बाद इनको देखिए, जोड़ा बनाइए फिर से। तो प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन है, तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। इसके बाद रेलवे शहर है बरेली, जमालपुर, और औद्योगिक शहर है कानपुर, जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले को मिलान करना है, क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे 1864 में। ठीक है, 64 में हुई थी। ठीक है, भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र चंपानगर और नाथनगर, ध्यान रखेंगे चंपानगर और नाथनगर, जहाँ पर सिल्क का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कर्मी थे, कौन कौन थे, ध्यान रखें शरद चंद्र थे, अब अरविंदु घोष करके थे, इसके बाद हरिकुंज करके व्यक्ति हैं, वो सब थे। ठीक है, याद रखेंगे शरद चंद्र, अरविंदु घोष, इसके बाद हरिकुंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन कच्चा माल का संग्रहक केंद्र और आयातित माल का वितरण बिंदु था। ठीक है, क्या था, याद रखेंगे रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रहक, ठीक है, संग्रहक अच्छा होगा, संग्रहक केंद्र, और क्या होगा, वितरण बिंदु था। ठीक है, वितरण बिंदु था। अगला क्वेश्चन है कि कालजयी उपन्यास क्या नाम है, देवदास। ठीक है, कालजयी उपन्यास नाम याद रखेंगे, देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। देवदास पर ना जाने कितनी मूवियाँ बन चुकी है। ठीक है, तो देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है आपका 11, कला क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए सही गलत इसमें भी है। साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। ठीक है, बात सही है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में हम पराधीन थे, उनकी बोध हो रहा था, और स्वतंत्रता की जरूरत हमें था, इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी करने मतलब विचार आने लगी थी। ठीक है, प्रेमचंद ने आनंदमठ की रचना की नहीं। प्रेमचंद का किताब गोदान है और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आनंदमठ की रचना ध्यान रखेंगे किसने किया था, याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमेश दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, बात सही है।
भरतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन की लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया। ठीक है, ये भी बातें सही है। वंदे मातरम गीत रचना बंकिम चटर्जी ने किया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिक्त स्थान पर है। लकड़ी या धातु के छापे से कागज बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्कीर्ण। ठीक है, उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र किस प्रकार था, तो रूप चित्रण था। ठीक है, रूप चित्रण होते थे। अंग्रेजों के विजय को दर्शाने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए युद्ध की दृश्यों का चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो युद्ध दृश्यों का चित्रकारी की जाती थी। और एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहन करने वाला कौन थे, जापानी कलाकार थे। ठीक है, एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहन करने वाले कौन कलाकार थे, जापानी कलाकार थे। ठीक है, अगला है आपके पास, जोड़ा बनाने के लिए फिर से दिया गया है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। ठीक है, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता जिस शैली में बना था, याद रखेंगे, इंडो ग्रीक शैली में बना था। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई, ठीक है, याद रखेंगे, ये बना था गॉथिक शैली में। ठीक है, और मद्रास लॉ कोर्ट बना था इंडो सार्सेनिक शैली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अध्याय आपके पास आ रहा है 12, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, किसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ए और डी दोनों होगा। ठीक है, शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने और अंग्रेजों के स्वच्छ प्रशासन ने भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी और कांग्रेस के पिता या स्थापनाकर्ता या संस्थापक के नाम से, जिसका नाम है A.O. ह्यूम। ठीक है, चलिए मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की भावना के विकास हुआ, कब विकास हुआ। ठीक है, तो प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण और संचार साधनों के विकास के कारण, यानी आपका आंसर होगा उपरोक्त में दोनों के कारण। ठीक है, इसके बाद ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया, मात्र 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया, तो याद रखेंगे जिस चीज़ को लोकप्रिय बनाया वो याद रखेंगे आपका A और B दोनों, यानी प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। सबसे पहले याद रखेंगे इस प्रेस एक्ट आया कब था, तो याद रखेंगे ये आया था 1878 में। ठीक है, 1878 में। ठीक है, आया था। उस समय हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, तो ध्यान रखेंगे जो किया गया वो आपका ये है कि भारतीय भाषा का समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी आपका बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ, तो बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी उपरोक्त में सभी किया। ध्यान रखेंगे बंगाल का विभाजन की घोषणा 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को हुई। उस समय हमारे यहाँ का गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे और बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो डेट है 16 अक्टूबर। ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है, और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे
कहाँ किया? चंपारण में। क्या था? तिनकटिया पद्धति, याद रखिएगा। इसके बाद अहमदाबाद मजदूर मिल 1918 में, फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इस बात का ध्यान रखिएगा, चंपारण और खेड़ा दोनों कृषि से संबंधित है, और अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन है वो मिल से यानी फैक्ट्री वाला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, रॉलेट एक्ट का विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? वो हो रही थी जालियांवाला बाग में। ठीक है, ये कब आया, कब था? 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इस एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अपना आंदोलन चला, जिसमें से पंजाब में भी चलाया था आंदोलन, जिसमें से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वो व्यक्ति हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। ठीक है, इससे गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें से जनरल डायर द्वारा गोली चला दिया गया, जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट का जिसने लाया था, जिसका अध्यक्ष थे रॉलेट एक्ट का, उसका नाम है सिडनी रॉलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, कब दिया था? ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, और ये कब शुरू हुई थी? 9 अगस्त 1942 को, सविनय आंदोलन 1930 को, और असहयोग आंदोलन 1920 को, चंपारण 1917 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है आपके पास, स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा की थी, किसके भाषण का अंश है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भाषण का अंश है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? जो समस्या नहीं थी वो था नेतृत्व की समस्या नहीं थी, बाकी सब समस्या था। ठीक है, देशी रियासत को विलय करना था, शरणार्थी की समस्या था, पुनर्वास की समस्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो ध्यान रखेंगे, हम लोग खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम लोग खाद्यान्न के क्षेत्र में अभी भी उस समय जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, हम लोग बाहर से अपने खाद्यान्न को मंगाते थे, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ध्यान रखेंगे, वो है धार्मिक उन्माद यानी सांप्रदायिक दंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला किस राज्य का गठन हुआ? तो ध्यान रखेंगे, उसका हुआ आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? ध्यान रखेंगे, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से बाहर हो जाएंगे, किसने कहा था? ध्यान रखेंगे, कृष्णमाचारी ने कहा था, क्योंकि उस समय हिंदी पूरे देश में लागू नहीं कर सकते थे, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, इसलिए हिंदी को 10 साल के लिए रोक दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? ध्यान रखेंगे, नेहरू जी ने भी किए थे, पटेल जी ने भी किए थे। इस प्रकार दोनों आपका सही आंसर होगा। कोई नहीं चाह रहे थे कि भाषाई आधार पर कोई राज्य का गठन हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक घटना घट गई जिससे आंध्र प्रदेश का पहला राज्य बन गया भाषा आधार पर। ठीक है, पोखरण प्रथम के परीक्षण किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ था? ध्यान रखेंगे, वो है इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए? ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार आपका ये द एंड हो जाता है, और ये था आपका मॉडर्न इंडिया। अब कल हम लोग ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे, और ज्योग्राफी 6, 7, 8 तीनों का वीडियो आप तक पहुँचेगा, और जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।